शुभ संध्या सभी को। हम सभी जानते हैं कि आईएफपीएच एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक मानवतावादी संगठन है जो कि विश्व स्तर पर होम्योपैथिक आंदोलन, कार्यकर्ता और गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक ही मंच पर सभी होम्योपैथिक चिकित्सकों को एक साथ लाने का उद्देश्य रखता है। आईएफपीएच दैनिक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित करने के लिए प्रसिद्ध है ताकि सभी चिकित्सकों और सामान्य जनता को एक ही मंच पर लाया जा सके। हम सभी 1 मिनट का मौन रखेंगे। हमारे पास आज के वेबिनार के मेहमान और वक्ता के रूप में हैं डॉक्टर अर्पिता चैटर्जी। डॉक्टर अर्पिता चैटर्जी एक प्रतिष्ठित होम्योपैथिक चिकित्सक, शिक्षावादी और समाज सेविका हैं। उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि में बीएचएमएस, एमडी फ्रॉम ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन, सीएचए, सीसीपी और एमएचए फ्रॉम रॉम्पटन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन शामिल है और वे वर्तमान में ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में पीएचडी कर रही हैं। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में पैथोलॉजी विभाग की हेड और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में डॉक्टर चैटर्जी ने होम्योपैथिक शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके सामाजिक कार्य और होम्योपैथी के प्रति समर्पण के लिए उन्हें फॉक्स इंडिया मीडिया द्वारा फेस ऑफ द ईयर वुमेन 2023 पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। एक प्रतिष्ठित वक्ता और एनजीओ संस्थापक, डॉक्टर चटर्जी का होम्योपैथी और सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पण ने उन्हें पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई है। हम आपका स्वागत करते हैं मैम। ओवर टू यू। नमस्ते। थैंक यू IFPH फॉर इनवाइटिंग मी। आज इस मंच पे आके अच्छा लग रहा है। ये हिंदी वाला मंच है, तो ये मेरा पहला है कि मैं हिंदी में एक वेबिनार दे रही हूँ। थैंक यू आप सबका। मेरा आज का टॉपिक है कि पैथोलॉजी और मॉडर्न साइंस को समझना ऑर्गेनॉन और होम्योपैथी के हिसाब से। ये मेरा बहुत ही आप बोल सकते हो कि आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको जब भी मैं पढ़ती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे सब, आप हो या मैं, एक छात्र ही है, स्टूडेंट है लाइफ टाइम। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमको बताता है कि कितने आगे का सोच रखते थे हमारे फादर डॉक्टर हेनीमन। तो आज एक छोटा सा प्रयास किया है मैंने कि आप सबको बता पाऊँ या समझा पाऊँ जो मैं समझी हूँ पैथोलॉजी को, मॉडर्न मेडिसिन को, और कहा जो रिलेशनशिप है होम्योपैथी में और ऑर्गेनॉन में। तो अगर आप सबकी आज्ञा हो तो मैं अपना पीपीटी आपको दिखाना चाहूँगी। Shall I go ahead? आप अपलोड कर लीजिए मैडम। ओके सर, थैंक यू। क्या आपको दिख रहा है मेरा पीपीटी? आ गया। ओके, थैंक यू। सो अंडरस्टैंडिंग पैथोलॉजी एंड मॉडर्न मेडिसिन इन टर्म्स ऑफ होम्योपैथी एंड ऑर्गेनॉन। तो इसको आज समझने की कोशिश करेंगे एकदम सरल भाषा में, और समझेंगे कि किस तरह से हमारे जो फादर थे, जिन्होंने 200 साल पहले जो भी बोला था, 200 साल से ज़्यादा पहले जो भी बोला था, आज के समय में भी वो कितना रेलेवेंट है। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग कवर करेंगे 4 चीज़ें। पहली कि क्या कंसेप्ट है डिसीज़ का अकॉर्डिंग टू मॉडर्न आज के कन्वेंशनल मेडिसिन के हिसाब से। दूसरा कि कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिसीज़, कि डिसीज़ कैसे इवॉल्व होता है, उसका आधुनिक तरह से उसका क्या दृष्टिकोण है। तीसरा कि पैथोलॉजी और मायोसमेटिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, उनका कोरिलेशन। एंड चौथा कि हम देखेंगे कि आखिर में कि कैसे ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन एक जगह पे आके मिल जाती है। तो पहले शुरुआत से पहले हमेशा एक बात जो मुझे हमारे टीचर्स जब हम स्कूल में थे तो बताया जाता था कि हिस्ट्री पता होनी चाहिए हर एक चीज़ की। आपका रूट जितना स्ट्रॉन्ग होगा, आपका फाउंडेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी ही इमारत अच्छी होगी। तो हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसलिए शुरुआत किया है कंसेप्ट ऑफ डिसीज़ को लेकर, कि पहले क्या डिसीज़ का कंसेप्ट था और आज के ज़माने में आज का जो लेटेस्ट डिसीज़ के बारे में जो भी देखिएगा। तो पहला जो डिसीज़ का कंसेप्ट था, जो कि बहुत पुराना, अगर 2000 साल पहले देखा जाए, जब हिप्पोक्रेट्स या गैलन के भी पहले का अगर हम ज़माना सोचने की कोशिश करें, तो उस समय या हमारे भी जब माइथोलॉजिकल टेक्स्ट हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, तो जो हमें समझ में आता है कि डिसीज़ को रिलीजन के साथ और एक तरह से सुपरनैचुरल चीज़ों के साथ जोड़ा गया था। तो ये एक तरीका था कि
हो सकता है कि पहले के ज़माने में जो अंडरस्टैंडिंग थी वो किसी और तरह से वो लोग समझते थे उस चीज़ को। तो एक डिसीज़ को एक रिलीजन के साथ जोड़ा गया था या सुपर नेचुरल चीज़ों के साथ। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये मैं जो आपको समझा रही हूँ ये है वेस्टर्न। अगर आप सोच समझते, हम जो भी मॉडर्न मेडिसिन की बात समझते हैं, दैट इज़ अबाउट द ग्रीक माइथोलॉजी, अबाउट द यूरोपियन डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन। तो हमारे मेडिसिन का जो एक पार्ट है, एक है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एक है यूरोपियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो कन्वेंशनल मेडिसिन इज मोस्टली बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द रिसर्च और जो भी डेवलपमेंट हुए हैं वेस्टर्न फिलॉसफी को लेकर मेडिसिन के ऊपर या डिसीज़ के ऊपर, उसका एक मोर एडवांस फॉर्म हम देखते हैं कन्वेंशनल मेडिसिन को। इंडियन मेडिसिन या ओरिएंटल मेडिसिन हैज़ अ लिटिल बिट, हमारा जो यहाँ पे इंडियन मेडिसिन हम जो बोलते हैं वो है आयुर्वेदा। आपका पीपीटी नहीं मैडम, आपका पीपीटी नहीं आ रहा, वीडियो भी ऑफ है। सर आपको मेरा पीपीटी नहीं दिख रहा है? पीपीटी नहीं चल रहा है, आ नहीं रहा। 1 सेकेंड सर, आपको दिख रहा है सर अभी? आ गया, अभी आ गया। हाँ जी सर, ओके ओके। सो दूसरा था वो था ह्यूमरल कॉज ऑफ डिसीज। तो आफ्टर सुपरनैचुरल, जब फादर ऑफ मेडिसिन जिनको माना जाता है हिप्पोक्रेटस एंड गैलेन आए, तो उन्होंने ह्यूमरल कॉजेस ऑफ डिसीज बताए, जिसके कारण जो उनके 3 बोले गए कि ह्यूमर है बाइल, ब्लैक बाइल, येलो बाइल एंड ऑल दे विल कंसिडर कि जो फ्लेम। तो 3 इन दोषों में, जिसको हम आयुर्वेदा में दोष बोलते हैं, तो ये दोष अगर हो अपने बॉडी में, प्राकृतिक में कुछ दोष होते हैं, तो अगर वो दोष हो जाए, उसको बाइल बोला जाता था ग्रीक माइथोलॉजी में, कि अगर वो दोष है आपके या ज़्यादा इम्बैलेंस है तो आपको डिसीज हो जाता है। फिर आया माइजमेटिक कॉज, ये उस टाइम का है जब डॉक्टर हेनीमैन थे। बट डॉक्टर हेनीमैन का माइजमेटिक अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट था, और उस समय जो माइज्म बोला जाता था वो डिफरेंट था। उस समय माइज्म का मतलब वो लोग मानते थे कि एनवायरनमेंट में ऐसी हवा या ऐसा प्रदूषण या ऐसा स्मेल जिसके कारण लोगों को डिसीज होता है। सो दिस वॉज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइजमेटिक कॉज ड्यूरिंग डॉक्टर हेनीमैन टाइम। लेकिन डॉक्टर हेनीमैन का माइजमेटिक कॉज ऑफ डिसीज इससे ज़्यादा एलोबरेट है, वो हम आगे देखिए कैसे। बट जो उस समय का था, जिस दौर पे डॉक्टर हेनीमैन पैदा हुए थे, उस टाइम पे माइज्म वॉज वेरी कंसाइज। उनके हिसाब से माइज्म का मतलब था कि एक ऐसा प्राकृतिक पोल्यूशन, एक इस तरह का माइज्मा उसको बोलते थे वो लोग, पोल्यूशन, स्मेल या इस तरह का एक गंदगी जिसके कारण लोगों को डिसीज हो रहा है। उस समय अगर हम समझे तो वो टाइम ऐसा था जब उनके पास माइक्रोस्कोप नहीं था, डीएनए की खोज नहीं हुई थी, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटल डेवलपमेंट हमारे पास नहीं थे, तो पैथोलॉजी भी डेवलप नहीं था। तो उस समय इस तरह को कॉज का डिसीज माना जाता था, दैट इज माइजमेटिक। उसके बाद जैसे ही माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, उसके साथ आया जर्म थियोरी। ना जर्म थियोरी को लेकर काफ़ी सालों तक एक होड़ रही कि हाँ भाई जो डिसीज़ है इट इज़ बिकॉज ऑफ वायरस, बैक्टीरिया। जैसे जैसे उन्होंने खोजबीन की तो पता चला बैक्टीरिया जैसे कुछ होते हैं, वायरस जैसा कुछ एक और माइक्रोब्स होते हैं, एक तरह का पैरासाइट होता है, तो इनके कारण डिसीज होता है। तो उन्होंने क्या माना, 3 चीज़ें ज़रूरत है। एक होती है जर्म्स होने चाहिए, 2 ही चीज़ का एक्चुअली उनमें था, एक जर्म होना चाहिए, दूसरा इंसान होना चाहिए। अगर एक इंसान है और जर्म्स है तो जर्म्स बॉडी के अंदर जाएगा और इंसान को डिसीज हो जाएगा। तो दिस वॉज वेरी सिंपल, है ना, बिकॉज आसान लगता है। बट ऐसा एक्चुअली बायोलॉजी में नहीं होता। मैथ्स में 1+1 2 हो सकता है, बट जब आप बायोलॉजी की बात करते हैं तो ये चीज़ उन्होंने देखा कि ये थियोरी कहीं ना कहीं फेल हो रही थी, और उसका एक्चुअल प्रमाण मिला 1960s के बाद, जब उन्होंने एंटीसेप्टिक्स, जो कि पेनिसिलिन के तौर पे वो लोग एंटीबायोटिक्स यूज़ करने लगे, तो देखा कि रेजिस्टेंस आने लगा। तो तब उनको समझ आया कि ये इतना आसान नहीं है जिस तरह से वो समझ रहे थे। एंड फिर आया जो तीसरा था वो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड ऑफ डिसीज, एंड चौथा जो आया वो है वेल-बीइंग मॉडल ऑफ डिसीज। तो पहले जाते हैं व्हाट इज एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड ऑफ डिसीज। इसमें इन्होंने माना कि 3 चीज़ें एनवायरनमेंट में ज़रूरत, 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक होस्ट, दूसरा एजेंट और तीसरा एनवायरनमेंट। तो पहले सिर्फ 2 थे, एजेंट और होस्ट होना चाहिए। अब उन्होंने माना कि नहीं, ये तीनों के अलावा अभी तीसरा है फैक्टर, वो है एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए कि जैसे इकोनॉमी हो गई, सोशल फैक्टर्स हो गए,
सोशल नॉर्म्स हो गए, बिहेवियर्स हो गया, इन सबको एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंजों को ध्यान रखा गया। जबकि होस्ट के बारे में बात करें तो होस्ट में भी कुछ चीज़ें उन्होंने देखा कि बहुत ज़रूरी है, जैसे कि होस्ट का जेनेटिक मेकअप क्या है, स्टेज ऑफ इन्फेक्शन कौन से स्टेज में है, फिर इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, जेंडर, मेल फीमेल, एज, ये सारी चीज़ें भी बहुत मायने रखती है। जब आपके बॉडी में डिसीज होने की संभावना बढ़ेगी या कम होगी, ये काफ़ी हद तक इन सब चीज़ों पे डिपेंड होता है। तीसरा आया एजेंट, तो इट वाज अ ट्रायड, उन्होंने देखा कि इट इज ट्रायड। एजेंट मतलब हुआ कि वो वायरस है, वो बैक्टीरिया है, वो पैरासाइट है, या क्या है। तो एजेंट, अब एजेंट में भी टाइप्स कौन कौन से टाइप में आता है, उसके फिनोटाइप्स, उसके जीनोटाइप्स की स्टडी होने लगी। तो ये तीन हो गया, होस्ट, एजेंट एंड एनवायरनमेंट। अब यहाँ तक तो लोग बहुत खुश थे कि हाँ भाई चलो एक हम लोग को मिल गया तरीका, एंड इस हिसाब से हम मेडिसिन को डेवलप कर सकते हैं या ट्रीटमेंट का प्लान कर सकते हैं। बट यहाँ फिर से दिक्कत आई हम लोगों को। दिक्कत ये आई कि अगर सोच लीजिए एनवायरनमेंट को भी हम समझ लेते हैं, एजेंट को समझ लेते हैं, होस्ट को समझ लेते हैं, फिर भी ट्रीटमेंट में हमने जो देखा, जिस तरह का एक WHO बोलिए या जो भी हेल्थ साइंटिस्ट थे दुनिया के या मेडिसिन के लोग थे, वो ये सोचने लगे कि फिर भी हमें जिस तरह का रिजल्ट मिलना चाहिए डिसीजेस में नहीं मिल रहा था। दो चीज़ें बढ़ रही थी, एक मोबिडिटी, देखिए मोर्टेलिटी हम लोग पाए थे, लेकिन मोबिडिटी बढ़ रही थी, मतलब लोग जिंदा थे बट उनकी जो एफिशिएंसी थी वो कम हो रही थी। और दूसरी, क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बढ़ रहे थे। नाउ दिस वाज समथिंग जिसके कारण लोग सोचने लगे कि ये तीन सिर्फ नहीं हो सकता है, कुछ और चीज़ें भी है, क्योंकि डायबिटीज़ को या कैंसर को आप कैसे एजेंट के साथ जोड़ोगे। कहीं कहीं बार में एजेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल है, कोई हो सकता है वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, बट आप उसको पिन पॉइंट कैसे बोल सकते कि इसी वायरस के कारण कैंसर हो रहा है। जबकि कई बार देखा गया कि जेनेटिक भी होने के बावजूद सम पीपल आर फ्री लिविंग वेरी गुड लाइफस्टाइल, और कुछ लोगों के जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नहीं होने के बावजूद भी उनको डायबिटीज हो रहा था। तो ये जो एक चीज़ थी जिसको लेकर लोग अगेन साइंटिस्ट एक प्रॉब्लम में आ गए, और फिर आया अभी जो करंटली चल रहा है वो है बीइंग मॉडल ऑफ डिसीज। आपको ये वर्ड याद रखा है, बीइंग, BEINGS, आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो बीइंग्स मॉडल ऑफ डिसीजेस में अगर आप देखिएगा तो BEINGS का मतलब है, बी स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे बी स्टैंड्स फॉर बायोलॉजी, सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं, बिहेवियरल ऑल्सो, सो टू बीज टुगेदर, ऑलराइट। बायोलॉजिकल, बिहेवियरल, और उसको लाइफस्टाइल इसलिए रखा है स्लैश करके क्योंकि आप जिस तरह से आपका पर्सपेक्टिव होता है, जिस तरह का आपका सोच विचार होता है, उस तरह का नॉर्मली आपका लाइफस्टाइल होता है, तो इसलिए उन दोनों को एक ही ब्रैकेट में रखा गया है। सो बायोलॉजिकल, दैट इज द मेकअप ऑफ योर बॉडी, एंड सेकेंड इज द बिहेवियरल और द लाइफस्टाइल, जिसको आप मेंटल मेकअप ऑफ अ पर्सन भी आप बोल सकते हैं। E stands for environmental. Now this is again a very important factor, जैसे मैं ट्रायड में पढ़ाई था, ठीक है। तो environment is one of the important factor. Third is immunological. ना immunological का मतलब अगर आप समझते हो तो हमारे बॉडी में एक इम्यूनिटी का लेवल हर किसी में अलग अलग होता है, डिपेंडिंग ऑन आर nourishment, on our genetic makeup, on our environment, all these factors. So that is immunological. उसके बाद N stands for nutritional status. So again, if a disease has to occur, आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस के ऊपर से भी वो डिटरमाइन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ ट्यूबरक्लोसिस, तो ट्यूबरकुलर बैसिलाई वैसे तो प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, वैक्सीनेशन भी दिया जाता है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा किसी किसी को आज के टाइम पे भी इन स्पाइट ऑफ गिविंग BCG वैक्सीनेशन, पीपल आर सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस। और आज के टाइम पे तो ऐसा भी है कि अच्छे घरों के लोग भी ट्यूबरक्लोसिस से सफ़र कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द फैक्टर बट नॉट द सोल फैक्टर। अदर फैक्टर इज जेनेटिक्स एंड ऑफ कोर्स द सोशल फैक्टर्स। ना अगर आप इसको आप समझोगे तो कहीं ना कहीं इज इट वेरी सिमिलर। आपको नहीं लगता कि होम्योपैथी में हम ऑलरेडी कर चुके हैं? तो मैं आप सबको एक असाइनमेंट दे रही हूँ अभी के अभी। तो आप क्या कीजिए, आपके चैट बॉक्स में ये जो बीइंग मॉडल है उसमें बायोलॉजिकल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी उसको क्या बोला गया है, बिहेवियरल लाइफस्टाइल को आप क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल तो खैर एनवायरमेंट ही है, इम्यूनोलॉजिकली आप क्या समझते हो, न्यूट्रिशनल, जेनेटिक एंड सोशल का क्या टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं एज फार एज
organon of medicine is concerned. So let us take 1 minute time and just type one word for that. Okay, so जैसे biological है, तो what do you think हमारे उन लोगों ने डाला हुआ था, आप अपने चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. बायोलॉजिकल का मतलब हमारे हिसाब से हमारे ऑर्गेनॉन में ये वर्ड दिया गया है. क्योंकि अगर देखिए, हम जब डिसीज को समझने की कोशिश करते हैं तो हम इन चीज़ों को अवश्य ही टेक इन टू कंसिडरेशन, हम लेते ही है. तो अगर आप लोगों ने 1 मिनट का टाइम लेकर डाल दिया हो, तो मैं फिर दूसरे स्लाइड में जाऊंगी और आप देख सकते हैं कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग. तो जल्दी से जल्दी लिख लीजिए. बायोलॉजिकल का मतलब आपके हिसाब से ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में क्या होना चाहिए. बिहेवियरल लाइफस्टाइल का मतलब क्या होना चाहिए. एनवायरमेंटल, इम्यूनोलॉजिकल, न्यूट्रिशनल, जेनेटिक एंड सोशल. लेट्स सी आपका ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के हिसाब से क्या है. तो अगर आपने लिख दिया हो तो ये देखिए, अब देखिए हम ऑलरेडी होम्योपैथी में ये चीज़ यूज कर रहे हैं. पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, और इन्होंने अभी बताया है बीइंग मॉडल. और हमने तो पहले ही बोला था कि इंसान सिक है, मैन हु इज सिक हैज टू बी ट्रीटेड. देखिए ये बोल रहे ह्यूमन बीइंग हैज टू बी ट्रीटेड, है ना. तो इजंट इट इंटरेस्टिंग. ऑलराइट, सो बायोलॉजिकल अगर आप देखिए, बायोलॉजिकल मतलब हुआ आज के टर्मिनोलॉजी में, हमारे ऑर्गेनॉन की टर्मिनोलॉजी में कॉन्स्टिट्यूशनल. हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप ऑफ अ पर्सन जरूर देखते हैं. देखिए बायोलॉजिकल को जेनेटिक को उन्होंने अलग रखा है, देखिएगा. ठीक है, तो बायोलॉजिकल इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप ऑफ अ पर्सन व्हिच वी ऑलवेज टेक इनटू कंसिडरेशन बिफोर गिविंग एनी मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन. सेकंड आप देखिए बिहेवियरल लाइफस्टाइल, टेम्परामेंटल डिस्पोजिशन, किस तरह का इंसान का सोच विचार देखने का नजरिया है, वो हमेशा डिटरमाइन करता है. जो कि डॉक्टर केन ने बोला था, विल, अंडरस्टैंडिंग एंड इमोशन एंड मेमोरी आर इम्पॉर्टेंट. सो आप देखिए, हियर अगेन वी आर pioneers were right, our father was right. Then you see environment, telluric, meteoric region, weather. देखिए जब भी हम केस सिंगिंग करते हैं, आप देखिएगा ये सारी चीज़ें हम लेते हैं. अब कई बार ये क्वेश्चन, बच्चों को ये क्वेश्चन होता है कि भाई ये सब क्यों पूछना है. मेरा सवाल ये है कि क्यों नहीं पूछना है, क्यों नहीं जानना है. तो आप देखिए एनवायरनमेंट में ये चीज़ें जाननी ज़रूरी है, क्योंकि इसी कारण से हमारी बॉडी का जो ससेप्टिबिलिटी है, इम्यूनिटी है, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है. आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग इज पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स. हम इससे अलग नहीं हैं, हम इस यूनिवर्स का ही हिस्सा है. इम्यूनोलॉजिकल जो डायस्थीसिया माइस्मेटिक, ये थोड़ा सा मैंने समझाया कि हम आगे जाके. तो इम्यूनोलॉजिकल डायथीसिस जो आप समझते हैं, बॉर्न टू सर्टेन काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स, या माइस्मेटिक जो एक इवोल्यूशन होता है डिसीज का, एक इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, हर एक इंसान का अलग अलग है. जो डॉक्टर हेनीमैन ने बहुत प्रिसाइजली, बहुत आसानी से समझाया था 200 साल पहले, जो आज के टाइम पे भी एकदम लागू होता है. न्यूट्रिशनल आप देखिएगा, डाइट एंड रेजिम इज टू बी कंसिडर. क्योंकि अगर हम किसी का, अगर डॉक्टर हेनीमैन वाज सो फार अहेड, ही वाज अ विजनरी. आप देखिए वो विजनरी थे, और मुझे लगता है उनको फादर ऑफ हेल्थ का खिताब देना चाहिए. क्योंकि न्यूट्रिशनल के असेसमेंट से लेकर रेजिमेंट देना, ये सब चीज़ें उन्होंने उस समय बोला जब इन सब चीज़ों के बारे में लोगों की जो उत्सुकता थी या जानकारी थी बहुत ही कम था. तब उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में. जेनेटिक देखिए, हम जब भी टेस्टिंग करते हैं तो खैर उनके उन ज़माने में जेनेटिक मेकअप के बारे में खास कुछ पता नहीं था, क्योंकि डीएनए क्या होता है वो तो 1800 या 1900 शताब्दी तक किसी को नहीं पता था. तो उस समय फैमिली हिस्ट्री, डिसीज हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री को बहुत हमारे होम्योपैथिक केस टेकिंग में काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी गई, टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ अ डिसीज, टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक मैपिंग. देखिए अगर आप फैमिली हिस्ट्री समझते हो, कहीं ना कहीं जेनेटिक मैपिंग भी हो ही जाता है एक इंसान का. ठीक है, फिर सोशल रिलेशनशिप, ऑफकोर्स उसकी स्कूलिंग, उसका जॉब, उसका सोशल रिलेशनशिप, उसका कल्चरल एथिकल चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैटर करती है फॉर अ डिसीज टू बी देयर और नॉट टू बी देयर, फॉर अ डिसीज टू अकर और नॉट टू अकर. और अगर आप इस सबसे अगर आप सहमत हो, तो एफोरिज्म नंबर कौन सा होना चाहिए वो भी आप थोड़ा सा लिख दीजिएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा. कौन से एफोरिज्म में डॉक्टर हेनीमैन ने इन सब के बारे में लिखा हुआ है. एफोरिज्म नंबर अगर आप लिख देते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत खुशी होगी. चैट बॉक्स में कृपया लिख दीजिए कौन से एफोरिज्म में डॉक्टर हेनीमैन ने कहा है कि इन सब की ज़रूरत है टू क्योर अ पर्सन, टू अंडरस्टैंड अ सिक पर्सन. तो वो है एफोरिज्म नंबर 5. तो 5 में डॉक्टर हेनीमैन बोलते हैं, यूजफुल टू द फिजिशियन in assisting him to cure are the particulars
of the most probable exciting cause of the acute disease, as also the most significant point in the whole history of chronic disease, to enable him to discover its fundamental cause, which is generally due to a chronic miasm. In these investigations, the ascertainable physical constitution of the patient, especially when the disease is chronic, his moral and intellectual character, his occupation, mode of living and habits, his social and domestic relationship, his age, sexual function, etc., are to be taken into consideration. So आप देखिए, Dr. Henneman, as I said, he should be called as a father of health. All right, आप समझते हैं कि according to the modern conventional medicine, what do they understand the evolution of disease? मतलब what is natural evolution of disease according to them, and हमारा जो evolution of disease हम पढ़ते हैं वो है माइजन के हिसाब से पढ़ते हैं. तो let's see is there any connection or not. Okay, so आपको सबको मेरा PPT दिख रहा है? I hope. Yes. Yes or no? Can somebody just say yes? PPT आ रहा है. ओके. सो नेचुरल इवोल्यूशन ऑफ डिसीज, देखिए ये अगर आप कम्युनिटी मेडिसिन के को डीपली पढ़ते हैं या प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन, जो WHO का अभी फिलहाल में जो पूरा फोकस है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, वो इसके ऊपर है कि प्रिवेंशन ऑफ डिसीज के ऊपर. बिकॉज द मोर दे आर अंडरस्टैंडिंग द इवोल्यूशन ऑफ डिसीज, दे फील कि समवेयर ये एंटीबायोटिक्स है, वैक्सीनेशन है, दीज कैन नॉट हेल्प अस क्योर डिसीज. So what they have understood that natural evolution of disease according to them is, पहले क्या होता है, एक इंसान जो होस्ट है for a man has to be susceptible to that. Okay, susceptibility उसकी होनी चाहिए. अब इससे तो हम भी सहमत हैं. When a person is susceptible, मतलब उसका जब vital force susceptible होगा, जब तक vital force normal है, patient will not have disease. We know it very well. So susceptibility has to be there of that person to that particular disease. ठीक है. से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान को डायबिटीज होना चाहिए, उसकी ससेप्टिबिलिटी होनी चाहिए, तो बाकी सारे फैक्टर्स, एनवायरनमेंट हो गया, एजेंट हो गया, जेनेटिक हो गया, फैमिली हो गया, ये सारी चीज़ें उसको ससेप्टिबल बनाती है. ठीक है. तो वंस अ पर्सन ससेप्टिबल, उस समय वो पेशेंट एसिम्टोमेटिक होता है. ठीक है, एसिम्टोमेटिक, उस समय आपको कोई सिम्टम्स नहीं मिलेगा. उसके बाद वाला जो फेज है वो है प्री पैथोजेनेसिस, जिसको हमारे होम्योपैथी में हम लोग जब बोलते हैं कि वी ऑलवेज गिव वेरी वेरी इम्पोर्टेंस, टू मच इम्पोर्टेंस टू साइन एंड सिम्टम्स. देखिए उस समय क्या होता है ना, प्री पैथोजेनेसिस में भी सिम्टम्स आते हैं. ठीक है, लेकिन अगर आप कोई रिपोर्ट्स कराओगे, अगर आप रिपोर्ट्स कराते हो, ब्लड रिपोर्ट, यूरिन रिपोर्ट, शायद वो सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगे और आते भी है. इंक्यूबेशन पीरियड के पहले अगर आप किसी का रिपोर्ट करा लीजिए, फॉर एग्जांपल अगर 5 से 6 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है टाइफाइड का, 10 दिन का अगर है, उसके बीच में अगर 4 से 5 दिन के बीच में अगर आप कराते हो, तो उस समय आपको टाइफाइड दिखेगा नहीं ब्लड टेस्ट में. सो दिस इज प्री पैथोजेनेसिस, जिसमें सिम्टम्स पेशेंट को आ रहे होंगे. जैसे हो सकता है कि अगर टाइफाइड होने से पहले उसको वेक सेंस, फीलिंग ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं. रिपोर्ट शायद नॉर्मल है, तो इसको सिम्टोमेटिक बोला है. और हम लोग ना उसको क्या बोला, नाउ द वाइटल फॉर इज डिरेंज. सो दैट्स व्हाई देयर आर साइन एंड सिम्टम्स व्हिच इज बीइंग प्रेजेंटेड टू अस. तो हमें जो दिखा जाता है वो साइन एंड सिम्टम्स दिखता है. एंड उसके बाद जो तीसरा स्टेज है, जिसको हम बोलते हैं स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिसीज, यहाँ पे 3 चीज़ें हो सकती हैं. अगर आप इसको भी समझिएगा ना, तो ये सोरा, साइकोटिक और सिफिलिटिक दिखेगा आपको कहीं ना कहीं. देखिएगा द स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिसीज, उन्होंने ये दिस इज अ क्लासिफिकेशन गिवन बाय, दिस इज अ नेचुरल इवोल्यूशन ऑफ गिवन और डिसीज गिवन बाय कम्युनिटी मेडिसिन. तो अगर कम्युनिटी मेडिसिन जो एक ब्रांच है कन्वेंशनल मेडिसिन का, दे आर सेइंग दैट स्टेजेस ऑफ क्लिनिकल डिसीज में 3 चीज़ें हो सकती है. एक स्पॉन्टेनियस सोल्यूशन, मतलब एकदम से ठीक हो जाएगा पेशेंट अपने आप थोड़े दिनों के बाद. सेकेंड, ईदर इट विल लीड टू रिलैप्स और रिमिशन. रिमिशन हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगा, फिर रिलैप्स होगा, कम हो जाएगा, रिलैप्स होगा, या किसी और तरह से वो अपने आप को मॉडिफाई करेगा. एंड जो तीसरा है, दैट इज इट माइट ग्रेजुअली और इमीडिएटली प्रोग्रेस टू सम फैटल टर्मिनेशन. तो अगेन आप देखिए यहाँ पे आपको सोरा, साइकोसिस और सिफिलिटिक का प्रेजेंटेशन दिख रहा है. So this is the evolution of disease according to them.
ना इफ़ यू अंडरस्टैंड, अगर हम होम्योपैथी के हिसाब से देखिए तो ये देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हम भी हमारे और इनके साथ कोई भेदभाव नहीं है, सेम ही तरह से हम देख रहे हैं। बस ये है कि हम लोग 200 साल पहले इस चीज़ों को जानते थे, पर शायद हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, या डॉक्टर हनीमन के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं था टू एक्सप्लेन देम इन साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ टुडेज। सो ऑलराइट, सो इवोल्यूशन ऑफ डिसीज में ससेप्टिबिलिटी आ गया, प्री पैथोजेनेसिस आया एंड स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिसीज। अगेन उसमें 3 तरह से हो सकता है, या फिर वो इंसान ठीक हो जाएगा स्पॉन्टेनियसली, या फिर देयर विल बी अ रिमिशन एंड रिलैप्स, और देयर विल बी अ टर्मिनेशन। Now, according to them, what is the classification of disease? तो अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन में टाइप्स ऑफ डिसीजेस उन्होंने बड़ा छोटा सा सिंपल सा बना के रखा है। वन इज अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के हिसाब से क्रॉनिक एंड एक्यूट है, और अकॉर्डिंग टू द रीजंस, तो रीजंस में डाल दिए 2 तरह के, एक है हेरिडिटरी, जो आपको अंदर कोई डिसीज पहले से ही, इफ यू आर इनहेरिटिंग सम डिसीज, और दूसरा डाल दिया एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में भी फिर उन्होंने 2 तरह के बना दिए, एक तो इन्फेक्शियस डिसीजेस जिसमें आ गया आपका सारे बायोलॉजिकल एजेंट्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट, फंगाई, सो दीज आर इन्फेक्शियस डिसीजेस। एंड दूसरा आया नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस, जैसे नॉन कम्युनिकेबल और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज, हार्ट डिसीज, हाइपरटेंशन एक्सेट्रा को डाल दिया। सो दिस इज देयर सिंपल क्लासिफिकेशन। बट इसमें अगर आप देखिएगा फ्लॉज ये है कि जब नए नए चीज़ें आती है ना, तो इनको एक्चुअली इसको फिर ब्रॉड करना पड़ता है। ये अगर आप देखिएगा तो एक्वायर्ड डिसीजेस में पहले तो वो लोग सिर्फ यहाँ तक ही सीमित थे, बट इसमें एक चीज़ मिसिंग है। अगर कोई बता सकता है क्या मिसिंग है तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगी, जो जिसके बारे में इन्होंने नहीं लिखा है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ डिसीज क्लासिफिकेशन, जो अभी उन्होंने फिर ऐड किया हुआ है। या कोई इसमें लिख सकता है चैट बॉक्स में तो अच्छा लगेगा मुझे, और जो आंसर है वही मैं बता रही हूँ आपको। इन्होंने भले ही लिखा है कि हेरिडिटरी, एक्वायर्ड, सब कुछ, लेकिन एक चीज़ मिसिंग है इसमें, तो वो है ऑटो इम्यून। अब ऑटो इम्यून को ये एक्चुअली में किस में डालेंगे, वो हेरिडिटरी में डालेंगे, एक्वायर्ड में डालेंगे, इन्फेक्शियस में डालेंगे, नॉन इन्फेक्शियस में डालेंगे, वो भी उनको दे आर वेरी डाउटफुल। सो दिस इज द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन दे आर हैविंग राइट नाउ। अब आया पैथोलॉजिकल प्रोसेस। देखिए ये तो डिसीज क्लासिफिकेशन हुआ, एंड पैथोलॉजिकल प्रोसेस के हिसाब से डिसीज, अगर कोई भी सेल इंजरी होती है, हम लोग पैथोलॉजी में क्या समझते हैं, ये एक्चुअली इन पैथोलॉजी हम लोग को समझना होता है कि पैथोजेनेसिस मतलब डिसीज कैसे हुआ, कैसे डिसीज में एक चीज कन्वर्ट हुई, दैट इज नोन एज पैथोलॉजिकल प्रोसेस। तो व्हाट वी डू, मतलब ये क्या किया जाता है कि हम सेल को बारीकी से समझते हैं, दैट इज उसको माइक्रोस्कोपिकली एंड मैक्रोस्कोपिकली दोनों तरीके से उसको समझा जाता है। माइक्रोस्कोपिकली समझने से जो फायदा ये होता है कि अंदर जो चेंजेस होते हैं, जो बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड सिम्टम्स दिखता है, उसका कोरिलेशन करने में थोड़ा हमें फायदा होता है, सुविधा होती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि सेल इंजरी को समझते हैं, ताकि उससे हमें दूसरी चीज़ें समझना आसान हो। देखिए अगर आप कोई भी बॉडी के किसी भी पार्ट को ले लीजिए, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। तो वी कैन नॉट डिनाई that our brain is not made up of cell, it is made up of cell, so is our hands, so is our fingers, so is our hair, everything is made up of cells. Okay? Now, and each cell of our body is some or the other way interconnected. अगर आप एम्ब्रियोलॉजी को पढ़ते हो और समझते हो तो एम्ब्रियोलॉजी से पता चलेगा कि सब के सब स्टेम सेल से डेवलप होते हैं, एंड उसमें 3 आ जाता है, एक्टो, एंडो एंड मीजो, बट उसमें से फिर डाइवर्सिफिकेशन होता है, बट अगेन दे आर ऑल कमिंग टू वन सिंगल सेल, राइट। सो सिमिलरली जब सेल इंजरी होती है तो इन्होंने क्या देखा कि 3 चीज़ें हो रही होती। जब सेल है और सेल के ऊपर अगर कोई इंजूरियस एजेंट आया, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया कि हीट लगा, या सोच लीजिए कोई केमिकल गया, तो उससे क्या होगा, 2 तरह से चीज़ें हो सकती हैं। वन इज रिवर्सिबल चेंजेस, अनदर इज इरिवर्सिबल चेंजेस। ना रिवर्सिबल चेंजेस में क्या होता है कि जो सेल में चेंजेस कहाँ तक आएगा, सेल मेम्ब्रेन टूटेगा नहीं और न्यूक्लियस को भी डैमेज नहीं होगा, बट अंदर जो उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, जैसे सोडियम पोटेशियम का पंप है, उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाएगा, थोड़े ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में डिस्टर्बेंसेस आ जाएगा। सो ईदर देयर विल बी एक्यूमुलेशन, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना
साइटोसिस में क्या बोलते हैं, प्रोलाइफरेशन या एक्यूमुलेशन. सो देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ सर्टेन थिंग. फॉर एग्जांपल अगर सोडियम पोटेशियम पंप में कुछ प्रॉब्लम आया तो सोडियम की एंट्री होने लगेगी बॉडी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोपिक चेंजेस. ठीक है, नाउ दिस इज रिवर्सिबल. अगर बहुत देर तक इंजरी नहीं रही, थोड़ी देर के बाद अगर इंजरी को हमने रिवर्स कर दिया, नॉर्मल हो गई, तो द सेल विल कम बैक टू इट्स नॉर्मल शेप एंड शेप एंड स्ट्रक्चर विदाउट एनी डैमेज. और अगर ये कंटिन्यू रहा तो हो सकता है कि वो एडेप्टेशन, मतलब सेल एक एडेप्टिव प्रोसेस में चला जाए, जिसको बोलते हैं हाइपरट्रोफी ऑफ द सेल, या हाइपोप्लेजिया में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि अपने आप को वो बचा पाए. ठीक है, बिकॉज इसके बाद जो चेंजेस आते हैं विच इज इरिवर्सिबल चेंजेस, इस चेंजेस में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन में डैमेज आता है, और सेल का जो न्यूक्लियस है which is the prime for a cell to survive, वहाँ डैमेज हो जाए तो उसके बाद हम नॉर्मल सेल नहीं बना सकते. ठीक है, तो बॉडी हमेशा कोशिश करती है, दिस इज इट इज इनेट पावर विच वी ऑल हैव, जिसको हम बोलते हैं हीमोस्टेसिस का नाम दिया गया है इन मॉडर्न मेडिसिन, दैट ऑलवेज आवर बॉडी ट्राइज टू बी इन हीमोस्टेसिस. मतलब वो हमेशा एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करती है, ताकि उसे उस स्टेज में, डिस्ट्रॉय होने के स्टेज तक ना पहुंचना पड़े. अगर वो अपने आप को डिस्ट्रॉय करने से बचाने के लिए अगर उसको एडेप्टेशन, जिसमें हाइपरट्रोफी, एट्रोफी, हाइपोप्लेशिया अगर करना पड़े, हाइपोप्लेशिया मतलब इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, या हाइपरट्रोफी मतलब इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सेल, अगर ये करना पड़े तो वो कर लेती है, ताकि इट कैन सर्वाइव. ओके, सो दिस इज एडेप्टेशन विच वी नॉर्मली सी इन क्रॉनिक इलनेसेस. तो इंजरी इज देयर एंड कंटिन्यूस चल रहा है, तो बॉडी अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करती है और एडेप्टिव प्रोसेस में चले जाते हैं, जिसमें मेटाप्लेशिया, हाइपरप्लेशिया, हाइपरट्रोफी वाले चेंजेस आ जाते हैं. ठीक है, और जब बॉडी इज अनेबल टू डू दैट, देन वी गो इनटू दैट प्रोसेस ऑफ irreversible nuclear changes, which is kyanosis, cryosis and cryolysis. ठीक है, मतलब जो न्यूक्लियस है इट विल ईदर कंडेंस, दैट इज टिक्नोसिस. क्रायोलाइसिस मीन्स वो एकदम डिस्पर्स हो जाएगा, कुछ दिखेगा नहीं न्यूक्लियस का. एंड फ्रेगमेंट्स ऑफ न्यूक्लियस भी बन सकते हैं, जिसको बोलते हैं क्रायोरेक्सिस. सो दिस इज अबाउट द पैथोलॉजी, द बेसिक ऑफ पैथोलॉजी. नाउ इसी को देखिए, अगर हम इस तरह से समझे तो क्या हो रहा है कि एक ट्रिगरिंग फैक्टर है, एक स्टिमुलस है. नाउ दिस कैन बी अ जेनेटिक एजेंट, कैन बी एन एंटीजन, कैन बी अ स्टिमुलस लाइक हीट, रेडिएशन, एनीथिंग. तो इसमें दो तरह से हो सकता है. एक होता है हेल्दी इन्फ्लामेशन. हेल्दी इन्फ्लामेशन हुआ मतलब बॉडी ने फाइट किया एंड इट बिकेम नॉर्मल, टिश्यू रिस्पॉन्स हुआ एंड रिजोल्यूशन हो गया, हीमोस्टेसिस बन गया. ठीक है, हीमोस्टेसिस, अगेन सेल इज बैक टू नॉर्मल. दूसरा ये हो सकता है कि इन्फ्लामेशन का जो रिएक्शन दिया बॉडी ने, मतलब हम लोग जब पैथोलॉजी में समझते तो होता है क्या, इन्फ्लामेशन होता है. इज अ साइन एंड सिम्टम्स आर बेसिकली द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन. इट इज नथिंग बट अ रेस्पॉन्स, एक रेस्पॉन्स जो बॉडी देता है. नाउ इट कैन बी टू टाइप. वन इज हेल्दी रेस्पॉन्स वेयर एक्यूट इन्फ्लामेशन हुआ, टिश्यू ने एक रेस्पॉन्स दिया, उसके बाद उसको खत्म किया गया बाय विद द हेल्प ऑफ WBC सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स एंड बीटा सेल्स, इन्होंने खत्म कर दिया एंड अगेन हीमोस्टेसिस हमने मेंटेन कर दिया. दूसरा है कि एक्सेसिव एक्यूमुलेशन, मतलब यहाँ पे क्या है कि जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं द बॉडी इज अनएबल टू फाइट. ठीक है, तो वो क्या कर रही है, अडेप्टेशन मोड में चली जाती है. तो सो द रेस्पॉन्स विल बी नाउ maladaptive chronic inflammation, which will be in the form of hypertrophy, hyperplasia. So there will be proliferation. कहीं ना कहीं आप देखिए, दिस इज मोर टुवर्ड्स साइकोटिक डेवलपमेंट. सो सोरा से जो फंक्शनल चेंजेस थे उसमें से इट इज नाउ गोइंग टुवर्ड्स मोर ऑफ अ psychotic presentation. And when this is not resolved, मतलब अगर इस टाइम पे भी अगर हम उसको ठीक ना कर पाए with any medication or with the help of body response, then this will lead to the total failure where the inflammatory responses will be dysfunctional or disorder. So that dysfunction
और dysplasia will lead to destruction of the cell. यहाँ तक हुआ पैथोलॉजी का समझ, क्लासिफिकेशन ऑफ पैथोलॉजिकल डिसीज एंड एवरीथिंग. नाउ कमिंग टू द हेनिमेनियन क्लासिफिकेशन. तो हेनिमेनियन क्लासिफिकेशन में देखिए बड़ा ही मुझे ये जो क्लासिफिकेशन है ये काफ़ी अच्छा लगता है. क्योंकि डॉक्टर हेनीमैन ने बहुत ही आसान कर दिया. देखिए जो कन्वेंशनल मेडिसिन धीरे धीरे समझ के जो चीज़ें कर रही है वो डॉक्टर हेनीमैन ने विद ओनली एंड ओनली थ्रू हिज ऑब्जर्वेशन स्किल. आज के टाइम पे भी अगर आप रिसर्च करते हो, यू हैव टू डू अ observation of the facts. So this is what Dr. Henneman also did in his time. He did a complete observation of the sign and symptoms completely. So and from that he made it very easy. अगर आप देखिएगा तो उन्होंने बड़ा easily इंटेस्पोरेशन बताया, सर्जिकल डिसीजेस बताए. इंटेस्पोरेशन मतलब आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें, थोड़ा बहुत खाने पीने में आप चेंजेस कर दिए, स्लीप पैटर्न में पानी वानी थोड़ा सा नॉर्मल कर लीजिए. मतलब एक सिंपल हिमोस्टेसिस जिसको हम बोलते हैं. अगर आपने ज़्यादा खाना खा लिया है तो एक्सेस स्टिमुलाई गया आपकी बॉडी में, राइट. तो दूसरे दिन आप थोड़ा कम खाइए, नहीं खाइए, तो आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड यू विल बी बैक टू नॉर्मल. तो इंडाइजेशन में ओवर ईटिंग के कारण अगर इंडाइजेशन है तो नथिंग डूइंग, जस्ट टेक रेस्ट, डोंट ईट मच एंड यू विल बी फाइन. सेकेंड इज सर्जिकल डिसीजेस एंड थर्ड सर्जिकल डिसीज वेयर आपको मैकेनिकल एक ऑब्स्ट्रक्शन है जिसको रिमूव करने के लिए आपको सर्जरी के अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है. ठीक है. एंड तीसरा उन्होंने बोला द डायनामिक डिसीजेस. तो डायनामिक डिसीज में उन्होंने उनको कैटेगराइज करा अक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीजेस में. देखिए कितना बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया. ठीक है. फिर क्या बताया उन्होंने, एक्यूट डिसीज को भी उन्होंने इस तरह से बता दिया कि इंडिविजुअल होता है, एक स्पोरेडिक, एक एपिडेमिक, एंडेमिक एंड पेंडेमिक के हिसाब से उन्होंने उसको कैटेगराइज किया. तो ये चीज़ आज के टाइम पे भी वैलिड है. देखिए कहीं अगर मलेरिया अगर एक जगह पे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बड़ौदा में अभी क्या हुआ था, फ्लड आया, और यहाँ पे अगर मलेरिया होता है या डेंगू हो रहा है लोगों को, इट इज एंडेमिक बिकॉज एक छोटे से एरिया में जहाँ पे फ्लड आया हुआ था वहाँ हो रहा है. बट वही अगर गुजरात में पूरा हो गया तो इट विल बी मोर ऑफ एपिडेमिक. पेंडेमिक मतलब पूरे दुनिया में हर एक जगह पे कहीं ना कहीं अगर सबको एक ही टाइम पे, जैसे हमारा कोरोना था. एंड स्पोरेडिक मतलब कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे ये चीज़ें मॉनसून के कारण होना, रिपोर्ट करना. एंड इंडिविजुअल इज अगेन हर एक एक्यूट डिसीजेस में डिपेंड होता है कि हो सकता है मॉनसून के बावजूद भी किसी को मलेरिया हो या डेंगू हो. वी कैन नॉट जस्ट से कि हाँ बस मॉनसून होगा तो ही मलेरिया होगा या डेंगू होगा ना. अगर इस कंसेप्ट के साथ हम चलेंगे तो वी कैन मेक मिस्टेक्स इन आवर डायग्नोसिस. So that is individual. So this is what he talked about acute diseases. Now देखिए chronic diseases में, chronic diseases में again उन्होंने क्या किया, disease with fully developed symptoms and diseases with few symptoms करके उन्होंने क्लासीफाई कर दिया. फिर fully symptoms में मायस्मेटिक, नॉन मायस्मेटिक में डाल दिया, और जो disease with few symptoms में local diseases and one sided diseases में डाल दिया. अब one sided disease में भी क्या किया उन्होंने, mental disorder डाले उसमें. ठीक है. एंड और किसी में जो विथ फ्यू सिम्टम्स में जो कुछ ऐसे वन साइडेड था जिसमें सिर्फ देयर आर नो अदर सिम्टम्स बट वन पर्टिकुलर सिम्टम्स वाज विजिबल. ठीक है. एंड लोकल डिसीजेस में उन्होंने क्या किया कि सर्जिकल और सूडो सर्जिकल, जो ट्रूली जिनको सर्जरी की ज़रूरत है उसको एक में किया, और जिनको नहीं ज़रूरत है सूडो सो कॉल्ड सर्जिकल, फॉर एग्जाम्पल टॉन्सिलाइटिस, उसको कैटेगराइज कर दिया. तो इससे क्या है कि आप अगर इसको अच्छे से समझ जाते हो तो हमें एक्चुअली पता होता है कि what would be the prognosis of a disease, how to guide a person. And secondly अगर हमें see होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो या एलोपैथी हो, we have to stay with synergy with each other. कोई किसी से कम या ज़्यादा we are not trying to do here. There is no debate in that. What we are trying to say is that we all of us can complement each other. जहाँ पे हमारी एक लिमिटेशन स्कोप है वहीं पे शायद कन्वेंशनल साइंस का एक स्कोप है, तो वहीं पे आयुर्वेदा का भी एक स्कोप हो सकता है जहाँ हमारा एक लिमिटेशन है. तो इस चीज़ों को जितना हम अच्छे से गहराई से समझेंगे उससे पेशेंट को, मतलब ह्यूमन बीइंग को, आफ्टर ऑल वी आर, डॉक्टर हेनीमैन सेज इन अफोरिज्म नंबर 4 दैट वी आर प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ. तो हमारा सबसे पहला काम है कि हम हेल्थ को प्रिजर्व करें अपने पेशेंट के, इंस्टेड ऑफ ऑलवेज ट्राइंग टू क्योर. द फर्स्ट
work of any doctor should be to preserve, to make sure that the health index of our country, of our patient, हमारे जो पेशेंट है उसका अच्छा है। तो उसके लिए सही डॉक्टर का काम ये भी है कि वो पहचाने कि उसको कहाँ पे, पेशेंट को कौन सी जगह पे, किस टाइम पे किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये अगर आप एक क्रॉनिक डिसीज को अच्छे से समझ जाते हैं, ये जो चार्ट हम समझते हैं, तो बड़ा आसान हो जाता है कि हाँ भाई, इस तरह से अगर हम समझ जाए इस चीज़ को, तो इट बिकम्स वेरी इजी टू इवन टेल आवर पेशेंट कि भाई आपको किस तरह से गाइड कर सकते हैं और उनको सही दवाइयाँ दे सकते हैं, उनको सही डाइट रेजिमेंट बता सकते हैं, और वी कैन हेल्प देम। ऑलराइट, अब जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है माइस्मेटिक डिसीजेस। और माइस्मेटिक डिसीजेस में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बताया एक जो माइस्मेटिक था विच वॉज फुल्ली डेवलप्ड माइस्मेटिक सिम्टम्स में, उन्होंने सिंगल माइस्मेटिक डिसीजेस में सोरा, साइकोटिक, सिफिलिटिक में डाला। एंड दूसरा जो था वो है कॉम्प्लेक्स डिसीज, जिसमें उन्होंने कॉम्बिनेशंस बताए। तो आज के टाइम पे हमें जो भी दिखता है इट इज मोर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोरा, साइकोटिक, सिफिलिटिक, सोरा, सिफिलिटिक, ये कॉम्बिनेशन हमें आज के टाइम पे ज़्यादा देखने को मिलता है, विच इज टुडे, इवन टुडे इट इज रेलेवेंट। दूसरा उन्होंने जो एक बताया नॉन माइस्मेटिक क्रॉनिक डिसीज, अगर क्रॉनिक डिसीज में देखा जाए तो दीज आर सो कॉल्ड जो सूडो क्रॉनिक डिसीजेस है विच आर बिकॉज ऑफ सम ड्रग, because of occupation disease or some maintaining cause, even today also that is quite valid। तो अगर आप समझिएगा हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज है इट इज मोर एलोबरेट एंड मोर ईजियर, और यहाँ पे आप कोई भी डिसीज हो कहीं ना कहीं वो डिसीज को आप फिट कर सकते हो, अनलाइक जो मैंने आपको पहले दिखाया, जैसे कि आप फिर से एक बार दिखा देती हूँ ये वाला स्लाइड। ये देखिए, इसमें सिर्फ ऐसा क्लासिफिकेशन दिया है जहाँ पे ऑटो इम्यून डिसीज को रखना वॉज डिफिकल्ट, बट वही अगर हम यहाँ देखें क्रॉनिक डिसीजेस का जो क्लासिफिकेशन डॉक्टर हेनीमैन ने दिया है, यहाँ पे ऑटो इम्यून डालना काफ़ी आसान हो जाता है। सोरा, सिफिलिटिक, साइकोटिक, डिपेंडिंग ऑन द पैथोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ डिसीज। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर माइस्मेटिक इवोल्यूशन समझना है तो हमें समझना पड़ेगा माइस्मेटिक इवोल्यूशन। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस इन होम्योपैथी एंड कोरिलेशन विद पैथोलॉजी। तो अभी तक जो हम समझे बहुत ही अगर संक्षिप्त में आपको बताऊं तो डॉक्टर हेनीमैन ने एफोरिज्म नंबर 5 में बोला है कि इटियोलॉजी। आप देखिए अगर पैथोलॉजी हम पढ़ते हैं, जब हम पढ़ाते हैं तो डेफिनेशन ऑफ डिसीज पढ़ाते हैं, दूसरा हम पढ़ाते हैं इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी में क्या है, जो हम बताए जाते हैं कि उसमें बताया जाता है ऐसे फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट। अगर इसका जनरलाइज्ड टर्मिनोलॉजी में आप डालना चाहो तो 3 चीज़ों में आप डाल सकते हैं, एक्साइटिंग कॉजेस, मेंटेनिंग कॉज एंड फंडामेंटल कॉज। देखिए अगर जेनेटिक कॉज और फैमिली कॉज की बात करें तो वो फंडामेंटल कॉज में चले, ठीक है। मेंटेनिंग कॉज का मतलब हुआ एनवायरमेंट, जॉब, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा, वो गया। एक्साइटिंग कॉज में फिजिकल, केमिकल, साइकोलॉजिकल, न्यूट्रिशनल, एक्साइटिंग कॉज। सो आप देखिए इन 3 वर्ड्स को अगर आप याद रखते हो, बाकी चीजें याद रखना काफी आसान हो जाता है। एक्साइटिंग कॉजेस में बायोलॉजिकल कॉजेस आर आल्सो वन ऑफ द एक्साइटिंग कॉजेस बिकॉज दे आर सडन, राइट। Maintaining causes are those which keep on maintaining a disease because of that region, of that place, environmental, social, those factors are responsible, ठीक है। And fundamental is going back to the body, temperament, constitutional, genetic, ये सारा। तो आप देखिए कितना आसान हो जाता है सिर्फ ये 3 वर्ड से आप सारी चीज़ों को याद रखना, ठीक है। फिर आया एपिडेमोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि डॉक्टर हेनीमैन ने बोला ही हुआ है। एक्यूट क्लासिफिकेशन में उन्होंने बोला स्पोरैडिक है, एपिडेमिक है, इंडिविजुअल है, और इन्होंने भी देखिए स्पोरैडिक, एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक ये सब डाल दिया। कहीं पे आपको डिस्पैरिटी नहीं दिखेगी। आप देखिएगा आज का टाइम हो या 200 साल पहले का, डिस्पैरिटी नहीं था। डिस्पैरिटी बीच में थी, जो प्रॉब्लम था वो तब था जब इतना रिसर्च नहीं हुआ था। आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वैलिड है। जब डॉक्टर हेनीमैन ने बोला कि ओनली जर्म्स, ओनली मेट्योरिक या टेलोरिक कॉज इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिसीज, तो किसी ने नहीं माना। लेकिन आज के टाइम पे सब बोल रहे हैं कि नॉट वन सिंगल फैक्टर बट मल्टीफैक्टोरियल रीजन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अ डिसीज। फिर देखिए पैथोजेनेसिस एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ टिश्यू चेंजेस। तो इसमें आप देखिएगा
अगर हम समझे पैथोजेनेसिस एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ टिश्यू चेंजेस में, तो वो क्या बोलते हैं, फंक्शनल चेंजेस, रिवर्सिबल चेंजेस एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, 3 चीज़ों को माना जाता है। तो अगर आप फंक्शनल चेंजेस की बात करें तो आया सोरा में। अगर प्रोलाइफरेशन एंड रिवर्सिबल चेंजेस की बात करें, जैसे हाइपरट्रॉफी, एट्रॉफी, हाइपरप्लेशिया, मेटाप्लेशिया, डिस्प्लेशिया, ये आया साइकोसिस में। सिफिलिसिस मतलब irreversible changes जैसे अल्सरेशन, डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजिकल चेंजेस जिसमें the nucleus is getting disturbed or is getting destroyed. These are all irreversible pathological changes. ठीक है, तो अगर मैकेनिज्म ऑफ डिसीज जो पैथोलॉजी ने बताया 3 तरह से ही समझाया, और वही चीज़ को डॉक्टर हेनीमैन ने माइज्म के तौर पे बताया कि बॉडी में अगर कोई डिसीज इवॉल्व होता है, इट हैज़ टू इवॉल्व थ्रू फंक्शनल changes. That's why it is said that SORA is the mother of all diseases, about 7/8 of all diseases. Now, if you tell me, was he wrong in saying that? Because first of all, functional changes has to be there. और अगर हम कंजेनाइटल डिफेक्ट्स की बात करें, या हम बात करते हैं हेरिडिटरी चेंजेस की या डिफेक्ट्स की, तो ये डिफेक्ट्स या क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स की ना, दीज आर डिफेक्ट्स विच आर रेयर. All right, so 7/8, जो number 7/8 part of all the diseases are SORA in origin. So he was right, because that has to be the mother. Functional changes होगा तभी ना जाके reversible and irreversible changes होंगे. So there you can see how he has beautifully described the mechanism of disease 200 years back, and how the present medicine is also understanding it, but in a different terminological aspect. नाउ वाइटल फोर्स एंड डिसीज, तो अगर आप देखिए, मैं वही बता रही थी, सोरा ऑल इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस, साइकोसिस आर एक्यूमुलेटिव एंड प्रोलिफरेटिव डिसीजेस. ठीक है, सिफिलिस में दो तरह से हो सकता है. जो एक होता है स्लो, दैट इज ऑल ऑटोइम्यून डिसीजेस कम इनटू दैट, एंड फास्ट विच इज वेरी रैपिड, यू नो, लाइक फॉर एग्जांपल when there is cardiac infarct or brain infarct. All right, so they are so fast and sudden ki immediate basis pe there is necrosis of the cell, and here it is irreversible, so we cannot get it back to psychotic changes. So here the patient will immediately die. So if you see, the body has a mechanism of developing disease, and again it is multifactorial. To be very we have to be very, you know, open and broad minded to understand this thing, that every disease is not one factor, but there are multiple factorial, which Dr. Henneman had already beautifully explained. So lastly, coming to this simple understanding में, सोरा अगर है, तो अगर आपको कुछ ना समझ में आए, तो ये समझ लीजिए कि बॉडी सेंसिटाइज्ड हो जाती है किसी एंटीजन से. ठीक है, वो जैसे एक छोटा बच्चा है, जब वो पैदा होता है तो वो उसको बोला जाता है कि मोस्टली किड्स आर सोरा, इसलिए हाई ससेप्टिबिलिटी रहती है उनकी, तो वो सेंसिटाइज्ड होता है. देखिए, ससेप्टिबिलिटी हाई है तो नेचुरली सेंसिटाइज, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स से, इन सब से उसका रिएक्शन आएगा. ठीक है, एंड वो फंक्शनल होगा. ठीक है, उसके बाद अगर आप मिडिल एज का देखें तो क्या होगा, psychosis, that is proliferation, that is more of adaptive. So we always do adaptation, whether it's in our mind or in our body, we try to adapt to the situation. अगर हम adapt नहीं करेंगे तो हम, जैसे बोलते हैं ना, flexible होना पड़ता है. अगर नहीं flexible होगा तो वो इंसान टूट जाता है. Right, so flexibility, so body tries to adapt to that situations and to that injurious agent till the time it can hold अपने आप को, जब तक वो सही रख सकता है. And lastly, जब हम we go to that later stages of our life, that is degenerative changes, and that is more of a syphilitic stage, where आपकी body धीरे धीरे apoptic stage में जाती है, and we are going towards death, cellular death. So if you see, this is what डॉक्टर हेरीमैन तो पहले ही बोले थे. अब आप देखिए किस तरह से, ये एक लास्ट चार्ट है जो मैं चाहूँगी आप अपने पास हमेशा रखिए, ताकि किसी को भी समझाने में आपको आसानी हो कि अगर डिसीज़ है तो क्लाइमेट चेंज भी इम्पॉर्टेंट है. उसके कारण सोशल इम्पैक्ट कैसे होता है, जो हम खाते हैं, जो हम बोते हैं, जो हमारे ऊपर भी हो रहा है सोशो इकोनॉमिकली, वो सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं. हम तब जाके एक इंसान के ऊपर पैथोजन या वेक्टर, आप बोल सकते हो कि एक मच्छर आके काट देगा और मुझे मलेरिया हो जाएगा. इतना सिंपल नहीं है, बिकॉज इट इज़ बॉडी
So there are multiple climate, social, host, pathogen, etc., including जिसको हम बोलते हैं human miasmatic tendencies are important for a disease to develop and to cause problem in our body. So this is a very simple and a very, I wanted to give you a brief way of understanding that how we are not, हम यहाँ पे किसी भी तरह से एक दूसरे के आगे पीछे या किसी को छोटा कम दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. What we are trying to show through homeopathy is that it's a wonderful science. Only thing we should know how to use it with today's modern conventional medicine. Thank you so much. गीता जी, आपका प्रेजेंटेशन काफी अच्छा था और हम लोगों ने बड़ा ध्यान से सुना. किन्हीं को कोई सवाल हो तो टाइप कीजिए. अर्पिता जी, आपका हिंदी तो इतना बढ़िया है, बांग्ला से ज्यादा अच्छा हिंदी बोल रही है और इंग्लिश से भी अच्छा हिंदी बोल रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका हिंदी, है ना. एक चीज जो आपने होलिस्टिक अप्रोच की बात करी, बहुत अच्छा लगा. मैं पढ़ रहा था कि जो डायमेंशनल ट्रीटमेंट जो है ना, तो वह पॉसिबल है होम्योपैथी में, मल्टी डायमेंशनल. क्योंकि ऑरिजिन ऑफ लाइफ के विषय में भी कहा गया है, ऑरिजिन ऑफ मल्टी फैक्ट्रियल ऑरिजिन, मैंने एक कारण से नहीं. आपने भी क्लाइमेटिक चेंज की बात करी, जेनेटिकली चेंज की बात करी, ये कहा कि मल्टी फैक्ट्रियल, ये बहुत अच्छा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में पढ़िएगा मेडिकल साइंस का, तो उसमें कहते हैं कि मल्टी फैक्ट्रियल जिंदगी जो है सो केवल एक ही फैक्टर से नहीं रहता है, ये मल्टीपल फैक्टर से रहता है. कई कारणों से ये हमारा है. यानी कि डॉक्टर हेनिमैन का एक और आर्टिकल शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, आर्टिकल का बैलेंस करके एक क्या नाम है, प्रीकर्सर टू ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन कहते हैं, जो कि एक इन बैलेंस है ना. यानी कि लाइफ इज ए बैलेंस, लाइफ इज ए बैलेंस. अगर बैलेंस अगर आपका बराबर रहा तो इधर गया, और बराबर अगर ठीक रहा तो ठीक रहा, और नहीं तो इधर गया, नहीं तो इधर गया. तो ये दोनों जो पेंडुलम का स्टेटस है, तो ह्यूमन लाइफ जो है तो हम लोग कहते हैं कि इट इज लाइक ए पेंडुलम स्टेटस. ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कहा, और इस चीज को आपने इतने सिंपल तरीके से, इतने सरल तरीके से बताया. और लोग कहते हैं कि जो कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोग सोचते हैं कि मेडिकल साइंस बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कॉम्प्लेक्स बना देते हैं हम लोग अपने सोच के तरफ. डॉक्टर हेनिमैन के सोच के अगर चलेंगे तो होम्योपैथी के जैसा या मेडिकल साइंस, होम्योपैथी को तो छोड़ दीजिए, मेडिकल साइंस इज ए साइंस ऑफ सिंप्लिसिटी. अगर आप सिंप्लिसिटी में रहे तो आपको है, अगर आप जहाँ उसमें एक अपना दिमाग ज़्यादा लगाना लगे, है ना, कहते हैं कि दिमाग को ज़्यादा यूज करने लगते हैं, तो हम लोग का बीमारी उतना ही कॉम्प्लिकेट हो जाता है. ये भी कहा जाता है कि मन ही जो है, माइंड ही है सारा प्रॉब्लम का कारण, है ना. सारे प्रॉब्लम का कारण माइंड ही है. तो हम जितना दिमाग लगाएंगे उतना ही हमारा प्रॉब्लम बढ़ेगा, है ना. तो ये इसको बहुत अच्छी समझदारी, आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, और आपका पढ़ने का स्टाइल काफ़ी अच्छा, हम काफ़ी दिनों से पढ़ा भी रही हैं, और आपने इतना अच्छा फ्री फ्लो में आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, बहुत बढ़िया लगा हम लोगों को. और कोई सवाल तो नज़र नहीं आ रहा है. सर, मैं आपको बताना चाहूँगी, जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो हमारे सर ने एक बार बताया था कि आप माइक्रोबायोलॉजी की बुक तो पढ़े होंगे, अनंत नारायण वाला. हमने कहा जी सर. तो सर ने बोला कि उसमें डॉक्टर हेनिमैन ने कोलेरा के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में. तो हमको बड़ा ऐसा फील हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है. पर सर, जब हम लोगों ने उनके सामने उन्होंने पढ़ के हमको बताया, क्रॉनिक डिसीजेस का जो उनका बुक है छोटा वाला, उसमें डॉक्टर हेनिमैन ने लिखा है दैट इनविजिबल एनिमेटेड बीइंग. यस. सो सर, उस दिन तो मुझे गूज़बम्स आए कि हाउ कैन अ मैन 200 years back talk about this thing. So invisible, animated thing, और उन्होंने वर्ड यूज किया, बकायदा इट इज अ यूज्ड वर्ड.
and communicable, like he said, it is communicable. Like वो एक अगर आप आसपास रहते हो, if you are living in a congested area, swampy area, it will cause cholera. So that was how he saw. That was his observation was. So हम तो बहुत अच्छा अर्पिता जी, और आपने ये भी जान हम लोग समझते हैं जो मेडिकल साइंस जो है, तो अभी अदर मेडिकल साइंस है वो केवल मेटेरियलिस्टिक माने आउटर लेयर को देखता है, लेकिन जब होलिस्टिक लेयर की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस लेयर और स्पिरिचुअल लेयर, डायनेमिक लेयर, ये बहुत ही डायनेमिक लेयर का जो है वो जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और कारण की बात अगर आप करें, कारण आप तो बहुत सारे कारण होते हैं, तो एक कारण या तो लेकिन जो है एक बैलेंस को मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट। और कारण आज जितने भी कहते हैं पॉजिटिव होंगे हमारे, तो पॉजिटिव एनीथिंग और एनी एलिमेंट ऑफ प्लैनेट, इस पृथ्वी पर भी एलिमेंट है, तत्व है, वो हमारे रोग का कारण वह बन सकता है। रोग मैंने टर्निंग पॉइंट, फ्रिज काफला का एक किताब पढ़ी, टर्निंग पॉइंट आपने पढ़ा होगा। टर्निंग पॉइंट को पढ़िएगा तो कहते हैं कि एक ऐसा मोड़ है ना, एक मोड़ आना चाहिए। मोड़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वह मोड़ अगर आपको समझ जाते हैं तो जिंदगी में कहाँ पर आपको मोड़ आया, तो है आपका इलेक्ट्रिकल बैलेंस हो सकता है, आपका कोई भी चीज का बैलेंस हो सकता है, इम्बैलेंस हो सकता है। ये बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट। और हनीमैन का वो आर्टिकल जरूर सब को पढ़ना चाहिए। मुझे पूरा लाइन याद नहीं आ रहा है, लाइन से उन्होंने शेयर है, आप मुझे शेयर कीजिएगा। मैं आपको शेयर करूंगा मैडम, मैं आपको उसकी आर्टिकल ही मैं भेज दूंगा। वो लेटर राइटिंग में वो आर्टिकल मिल जाएगा। और मैंने एक लेक्चर भी दिया हूँ इस पर। ओके सर, आप मुझे आपका वीडियो ही भेज दीजिएगा। मैं बीड कॉलेज के लिए मैंने ऑनलाइन लेक्चर दिया था उसी आर्टिकल पर, प्रीकर्सर टू ऑर्गेनिन ऑफ मेडिसिन पर मेरे 7-8 लेक्चर मैंने दिया था। और डॉक्टर हनीमैन ने एक बात और कही थी, मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस। यस है ना, जिसको कि जस्ट बिफोर ऑर्गेनिन ऑफ मेडिसिन माना जाता है। या मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस। हाँ, मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस। तो अनुभव क्या होता है? अनुभव का मतलब क्या होता है? व्हाट यू परसीव कॉन्शियसली, परसेप्शन एंड परसेप्शन इज डिफरेंट, एक नहीं होगा, है ना। परसेप्शन एक नहीं होगा, परसेप्शन अलग अलग होगा। इसलिए क्या होता है, हम लोग सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है हम लोग को? टोटलिटी बनाने में, है ना, यूनिफॉर्म टोटलिटी बनाने में। इंडिविजुअलिस्टिक अगर होलिस्टिक परसेप्शन से सोचेंगे तभी हमारा होम्योपैथिक प्रैक्टिस ये हो सकता है। यही बहुत अच्छा आज का विषय, आपका टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। और मैं समझता हूँ कि हम लोग का अब समय भी हो गया है। वी हैव ओनली 1 मिनट लेफ्ट। गणेश जी ज्वाइन कर चुके हैं अंग्रेजी सेशंस के लिए। डॉक्टर वैष्णवी। यस सर। हाँ, now it is your time to close the session and hand over to doctor. Yes. Thank you, Dr. Arpita. आप अच्छा होम्योपैथिक पुस्टअप करेगा होम्योपैथिक टॉपिक्स को। Thank you so much, sir. वैष्णवी जी। Yes, sir. Thank you so much, Dr. Arpita. It was really a wonderful session and well appreciated by Sani sir also. So yes, thank you so much. And now I hand over to Dr. Dinesh. Over to